हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स करंट अफेयर के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ दो बातें हम करना चाहेंगे आपसे। बेसिकली बात यह है स्टूडेंट्स कि आज की जो डेट है वो 31 जनवरी है और 31 जनवरी के साथ ही आज हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाएगा। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी हैं उनको प्रपोज किया जाएगा आज ही पार्लियामेंट के अंदर। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा आज ही। और आप देखिए कि बजट है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा हमारा जो लोकसभा है उसके अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। तो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड इकोनॉमी सर्वे और बजट की कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी हैं या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नया जो प्रपोज किया जाएगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए जो दो नए डॉक्यूमेंट हैं वो मार्केट के अंदर आ जाएंगे और वो हमें रीड भी करने हैं, लिटिल बिट हमको उनको देखना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रपोज किया गया है। और अगर हम बात करें हमारे जो प्रीलिम्स 2023 है, प्रीलिम्स 2023 के लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अब प्रैक्टिस और अपना जो रिवीजन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फरवरी स्टार्ट होने वाला है कल से। फरवरी और मार्च का जो समय है अपनी बुक्स को एक बार ज़रूर से कंप्लीट कीजिए। सभी जो बुक्स हैं, सभी जो सेक्शंस हैं यूपीएससी के इस एग्ज़ाम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सब सेक्शंस को एक बार रिवाइज अच्छे से कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपने जो नॉलेज पढ़ाई करने से या बुक को रीड करने से जो गेन की है उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ऑन द पेपर के ऊपर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आने वाले समय में जीत लगा के मेहनत कीजिए, अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो ज़्यादा समय है वो बचा नहीं है। तो आज का जो डिस्कशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस न्यूज़ के बारे में। द हिंदू के अंदर ये जो न्यूज़ है वो मेंशन थी कि जो सेम सेक्स मैरिज के जो कपल्स हैं वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली उन्होंने अप्रोच किया था, बट हाई कोर्ट ने वो जो यहाँ पे जो पेटिशंस फाइल की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी हैं। बेसिकली जो सेम सेक्स मैरिज है उसके अंडर में जो कपल्स हैं वो यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करने की मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मैरिज है उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाए। तो सबसे पहले हमें होमोसेक्सुअलिटी की जो इंडिया में जो जर्नी रही है उसके बारे में फैक्ट्स पता होना चाहिए कि क्या इसकी जर्नी है इंडिया के अंदर। स्टूडेंट, जो कॉलोनियल टाइम हुआ करता था उस समय से ही जो होमोसेक्सुअलिटी का जो इंटरकोर्स है उसको बेसिकली यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट द एथिक्स इसको माना गया था। तो एज ए क्रिमिनल चार्ज के रूप में, एज ए क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में इसको जो सेक्शन 377 है हमारी इंडियन पीनल कोड का, उसके अंदर इसको एज ए क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में रखा गया। होमोसेक्सुअलिटी को मीन्स द जो सेम सेक्स मैरिज है या सेम सेक्स कपल्स के बीच में जो इंटरकोर्स है उसको यहाँ पे क्रिमिनल माना गया था कॉलोनियल समय से ही। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स सबसे बड़ा यहाँ पे समय के साथ में चेंज आता है। 2009 के समय में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस आता है। 2009 के समय में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया था, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है दिल्ली की। तो बेसिकली जो नाज फाउंडेशन के इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस उसको नहीं माना और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट भी उसको नहीं माना गया बाय द हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली। फिर उसके अगेंस्ट में एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है। सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन का ये केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया सुरेश कुमार कौशल वर्सेज जो नाज फाउंडेशन का जो केस है, क्योंकि नाज फाउंडेशन के जजमेंट को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, उसके अगेंस्ट में अपील की गई सुरेश कुमार कौशल के द्वारा, तो ये केस बना। फिर उसके बाद में 2014 में एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट जजमेंट आया हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो जजमेंट है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो ट्रांसजेंडर है, जो थर्ड जेंडर है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया
उसको रिकॉग्नाइज करने, ये होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली ये रिलेटेड है, क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही नालसा का ये जजमेंट आया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का ये जजमेंट आया, जिसके अंदर थर्ड जेंडर है उसको रिकॉग्नाइज किया गया और उसको एजुकेशनल पर्पस से जो यहाँ पे जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात की गई 2014 के इस केस में। फिर उसके बाद में 2017 में एक केस आया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर में, के.एस. पुट्टास्वामी का केस है। के.एस. पुट्टास्वामी के केस के अंदर में राइट टू प्राइवेसी को ग्रांट कर दिया गया 2017 में। और राइट टू प्राइवेसी को ग्रांट कहाँ से किया गया? आर्टिकल 21 के थ्रू। आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ है, उसके थ्रू यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को ग्रांट कर दिया गया 2017 के समय में। तो उसी जजमेंट को यहाँ पे एक आधार मानते हुए, बेस मानते हुए दोबारा से होमोसेक्सुअलिटी के लिए यहाँ पे जो अपील है वो फाइल की गई। अपील जब फाइल की गई 2018 का जो ये हमारा केस है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसमें जो क्रिमिनल ऑफेंस माना गया था उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया कि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, और इसको जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया कि होमोसेक्सुअलिटी को बेसिकली यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस से रिमूव कर दिया गया नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के द्वारा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट केस याद होना चाहिए कि नवतेज सिंह जौहर केस के द्वारा ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो डिलीवर किया गया था। अभी रिसेंटली हमारे जो सेम सेक्स मैरिज की जो कपल्स हैं उनकी डिमांड ये है कि उनकी जो मैरिज होती है उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके थ्रू उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि उसको वहाँ से रिकॉग्निशन नहीं है। तो उसके रिलेटेड ये केसेस हैं कंटिन्यू फाइल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी काफ़ी सारे जो जजमेंट्स हैं वो डिलीवर किए गए हैं दिसंबर के मंथ में इससे रिलेटेड। और सेंटर की यहाँ पे जो डिफरेंट ओपिनियन है, जो गवर्नमेंट का ओपिनियन डिफरेंट है, कोर्ट का ओपिनियन डिफरेंट है, तो उससे रिलेटेड ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। हमारे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन से केस के अंदर में कहाँ पे ये केस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे कौन कौन से केस के अंदर में यहाँ पे अलाउ किया गया है। तो नवतेज सिंह जौहर केस है। नालसा का केस आपको थर्ड जेंडर से रिलेटेड पता होना चाहिए, जिसके अंदर तो थर्ड जेंडर है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। और के.एस. पुट्टास्वामी का केस है जो बेसिकली राइट टू प्राइवेसी को ग्रांट करता है 2017 का। तो स्टूडेंट्स ये होमोसेक्सुअलिटी की जर्नी है इंडिया के अंदर में। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो नेक्स्ट टॉपिक है सिक्किम से रिलेटेड। स्टूडेंट्स सिक्किम के अंदर बेसिकली वहाँ पे एक प्रपोजल आया और वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया उसके रिलेटेड, तो उसके अंदर माना गया उस केस के अंदर कि जो सिक्किम के अंदर जो रहने वाले लोग हैं 25 अप्रैल 1975 से रिलेटेड जो रहने वाले जो लोग हैं 25 अप्रैल 1975 से पहले जो सिक्किम के अंदर ओरिजिनली रहते थे, उनको यहाँ पे इनकम टैक्स देने से एग्जेम्प्ट किया गया है, इनकम टैक्स नहीं देते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे एक कम्युनिटी है जिसको सिक्किम नेपाली कम्युनिटी माना गया है, उस कम्युनिटी को इसके अंदर ऐड नहीं किया गया, तो उसके रिलेटेड ये जो प्रोटेस्ट है वो चला था। अब स्टूडेंट्स उस कम्युनिटी को ऐड करने की बात की गई है कि हम एंशिएंट समय से ही सिक्किम के अंदर रहते आए हैं और हमको बेसिकली यहाँ पे जो रिकॉग्निशन है वो देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सिक्किम को इंडिया के अंदर किस तरीके से ऐड किया गया। अब देखिए कि 1947 का जब समय है, वहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया गया और प्रोटेस्ट करने के साथ ही यहाँ सिक्किम है उसको यहाँ पे ऐड कर लिया गया इंडिया के साथ में। बट वहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी रूल किया करती थी, तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो फोर्सेज हैं वो सेंड की गई और सिक्किम को यहाँ पे एक फ्रेंडशिप स्टेट के रूप में, जैसे हमारा भूटान के साथ जो रिलेशन था उस तरीके से इसको ऐड किया गया इंडिया के अंदर। बट स्टूडेंट्स फिर जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इनको आप रिवर्स कीजिए, इनको चेंज कीजिए। 1974 के समय में यहाँ पे वहाँ पे जो थिंग्स हैं वो फिर से चेंज होती हैं और सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप में इंडिया में ऐड किया जाता है थ्रू द 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया। अब ऐड कहाँ से किया गया ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 2A है, आर्टिकल 2A है जो हमारा आर्टिकल 2A है। और इसके अलावा जो 10th शेड्यूल है, जो प्रेजेंटली एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है,
उससे पहले जो 10 शेड्यूल आया था वो सिक्किम को ऐड करने से रिलेटेड था, बट यहाँ पे एसोसिएटेड स्टेट के रूप में वहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो सकी, तो इसको फिर से चेंज किया गया है। नेक्स्ट ईयर 1975 के समय में इसको फिर से चेंज किया गया, और ये चेंज यहाँ पे लाया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जो 2A है उसको यहाँ से डिलीट किया गया, यहाँ पे कंप्लीट स्टेट के रूप में, फुल फ्लैज स्टेट के रूप में जो स्टेटस है वो सिक्किम को ग्रांट किया गया। शेड्यूल 10 को भी ऐड किया गया, और सिक्किम को यहाँ पे एक स्पेशल पावर दे दी गई। आर्टिकल 371 है उसका यहाँ पे क्लोज है F, उसके थ्रू यहाँ पे जो स्पेशल पावर है वो सिक्किम को ग्रांट की गई। अब ये स्पेशल पावर क्या है? स्पेशल पावर बेसिकली सिक्किम से रिलेटेड ये है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो सिक्किम के अंदर चुनाव होगा, तो वहाँ पे जो पर्सन है जो कंटेस्ट करेगा चुनाव को, इलेक्शन को, तो वो पर्सन वहीं से बिलोंग करना चाहिए, ओरिजिनली वो सिक्किम का होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिक्किम के अंदर जो लोकसभा की सीट है वो सिर्फ एक सीट है। अगर उसके अंदर भी कोई बाहर का आता है और वहाँ पे बेसिकली इलेक्शन जीत जाता है, तो सिक्किम के लोगों की जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट में किस तरीके से पहुँचेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक स्पेशल पावर है वो दे दी गई है आर्टिकल 371 F के थ्रू। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था हमारे जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के थ्रू, ऐसे ही आर्टिकल 371 के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स को लिटिल बिट जो यहाँ पे स्पेशल कुछ पावर्स हैं वो दी गई हैं। आर्टिकल 371 है जो बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र को डिफ़ाइन करता है, उसके कुछ रीजन्स में स्पेशल जो प्रोटेक्शन है उसकी बात की गई है। उसके अलावा जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, गोवा भी है, कर्नाटक भी है, सिक्किम भी है आर्टिकल 371 F के थ्रू। और ये जो टॉपिक है आर्टिकल 371 के अंदर कुछ स्टेट्स को जो स्पेशल पावर हैं वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में था। अभी रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की वजह से वो न्यूज़ के अंदर था। आर्टिकल 371E और D वहाँ पे दिए गए हैं आंध्र प्रदेश को, जो तेलंगाना को ग्रांट नहीं किए गए हैं। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब इसको ऐड किया तो आर्टिकल 2A को डिलीट कर दिया गया, 10 शेड्यूल को डिलीट कर दिया गया, और लेटर फेज में जो 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड आया है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट सिक्किम की, तो सिक्किम यहाँ पे माउंट जो कंचनजंगा है वो सिचुएटेड है सिक्किम के अंदर। कंचनजंगा नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, मिक्स कैटेगरी के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। सिक्किम के अंदर जो तीस्ता नदी है वो वहाँ पे ड्रेन करती है, सिक्किम को जो पानी पहुँचाती है। और ये तीस्ता का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीस्ता रिवर कौन कौन से स्टेट के थ्रू फ्लो करती है, तो सिक्किम के बाद में ये वेस्ट बंगाल के अंदर फ्लो करती है। तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल हमारे यहाँ पे दो स्टेट हैं जिसके थ्रू ये जो रिवर है वो फ्लो करती है। तो स्टूडेंट, ये सिक्किम से रिलेटेड कुछ बातें थी, तो वहाँ पे जो ओरिजिनली सिक्किम नेपाली कम्युनिटी है उसको ऐड करने की बात की गई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड। एंटी कन्वर्जन जो लॉ हैं इंडिया के अंदर जो प्रपोज किए गए हैं काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा, क्योंकि सेंटर के पास यहाँ पावर नहीं है कि वो एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड जो अपने जो कानून है वो बनाए। यहाँ पे स्टेट्स को कम्प्लीटली पावर है, क्योंकि सेंट्रल का कोई प्रेजेंटली कोई यहाँ पे रेगुलेशन भी नहीं है। और 2014-15 के समय में जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है उसने भी माना था कि इंडिया के अंदर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर नहीं है कि वो कन्वर्जन को रोकने से रिलेटेड या कन्वर्जन को रेगुलेट करने से रिलेटेड जो कानून बनाने की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हर एक स्टेट अपना यहाँ पे कन्वर्जन को स्टॉप करने से रिलेटेड जो कानून है वो बना सकती है। अब ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में क्यों था? न्यूज़ के अंदर ये है कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल होता है 76 गवर्नमेंट के साथ ये लोग आते हैं, गवर्नमेंट के साथ ये चले जाते हैं, अपना ये प्राइवेट काम भी कर सकते हैं जब ये अटॉर्नी जनरल होते हैं, बट वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल मीन्स द जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट के अंदर में, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई केस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात की गई है कि अटॉर्नी जनरल ने ऑब्जेक्ट किया है कि जो जो स्टेट्स के द्वारा एंटी कन्वर्जन या अगेंस्ट द कन्वर्जन जो लॉ हैं वो बनाए गए हैं, किसी को फोर्सफुल धर्म चेंज करना, किसी का रिलीजन को चेंज करना, फोर्सफुल पैसे दे के रिलीजन को चेंज करना, तो उसके अगेंस्ट में
कुछ स्टेट्स के द्वारा ऐसे कानून बनाए गए हैं कि एंटी कन्वर्जन को, यहाँ पे जो कन्वर्जन की जो एक्टिविटी है उनको रोक सकें। उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी जो पेटिशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं। उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है जो आज के हिंदू के अंदर मेंशन थी। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो रिलीजन है उसको बेसिकली काफ़ी ब्रॉड वे में डिफ़ाइन किया गया है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हैं। उसमें रिलीजियस आपके अफेयर्स हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। वैसे हम सेक्युलर स्टेट हैं तो सभी को इक्वलिटी के थ्रू देखा जाता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्ष का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट किया है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्टिकल 25 की, तो जिसके अंदर बोला गया है कि आपको फ्रीडम है कि आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो और आपका प्रैक्टिस कर सकते हो रिलीजन का। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं आर्टिकल 25 के। पब्लिक ऑर्डर है, मोरलिटी है, हेल्थ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ एक्सेप्शन है आर्टिकल 25 की। तो आर्टिकल 25 बोलता है कि आपको यहाँ पे फ्रीडम है कि आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को। बट स्टूडेंट्स, आप किसी भी पर्सन को फोर्सफुली वे में आपका उसका रिलीजन है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, फोर्सफुली वे में रिलीजन को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा एंटी कन्वर्जन जो लॉ हैं वो लाए गए हैं कन्वर्जन को रोकने से रिलेटेड, और ये टॉपिक काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर होता है। हर एक स्टेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। कहीं पे क्रिश्चियन मिशनरीज की बात की जाती है, कहीं पे कोई दूसरे रिलीजन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात की जाती है कि उनके द्वारा जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। ऐसी जो कन्वर्जन की, धर्म परिवर्तन की जो एक्टिविटी हैं वो की गई हैं। ये आपने न्यूज़ के अंदर अक्सर रीड की होंगी। लोकसभा के अंदर ये बिल है वो 1954 से पास किया गया कि कन्वर्जन की प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोज किया गया कि आप कन्वर्जन की एक्टिविटी है उनको रोकिए। बट कन्वर्जन की एक्टिविटी से रिलेटेड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अभी कभी भी ये बिल है वो पास नहीं हो पाई, प्राइवेट मेंबर बिल। अब ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अदर देन द मिनिस्टर, अगर किसी भी पर्सन के द्वारा कोई बिल प्रपोज किया जाता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। मिनिस्टर, चाहे वो आप जो रूलिंग पार्टी है उसी का ही कोई मेंबर हो, उसके द्वारा यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोज किया जाए। एक काफ़ी फेमस हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शशि थरूर हैं, राकेश सिन्हा है फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी से जो लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हैं सॉरी। तो ये दो पर्सन हैं वो कंटिन्यू ऐसे जो बिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रपोज करते हैं। आप अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग आपने देखी होंगी तो ज़रूर आपने सुना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कुछ स्टेट्स ने रिसेंटली जो फोर्सफुल कन्वर्जन है उसको रोकने से रिलेटेड एंटी कन्वर्जन जो लॉ हैं वो बनाए हैं। तो ये टॉपिक इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारे करंट अफेयर के डिस्कशन में एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में देखा, सिक्किम के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ऐड हुआ 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर उसके बाद में 36 के थ्रू उसको ऐड किया गया। सेकंड शेड्यूल एंड 10th शेड्यूल, सेकंड आर्टिकल 2A को एंड 10th शेड्यूल को डिलीट किया गया। होमोसेक्सुअलिटी के जो हमारे जर्नी रही है उसके बारे में हमने बात की। तो ये करंट अफेयर का डिस्कशन था, हम कंटिन्यू आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।